नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज के अंदर हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। इन क्वेश्चंस को पूरे अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखते हैं, जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक रिवीजन भी हो जाता है और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाती है। ये हमारी इस सीरीज की 201वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है और इस सीरीज के ऊपर बने हुए 5 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर मास्टर वीडियो में 500 क्वेश्चन का एक साथ आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी 5 वीडियोस के माध्यम से 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत जल्द इसी चैनल पर छठी मास्टर वीडियो इस सीरीज की आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में रैंसमवेयर जो शब्द होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में आप जानते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं जिन्हें मालवेयर कहा जाता है, उसी में एक प्रकार का वायरस है आपका रैंसमवेयर। इसके माध्यम से किसी भी कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कोडेड भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप उस डेटा को ना पढ़ सकते हो ना उसे एक्सेस कर सकते हो। उस डेटा को वापस पाने के लिए फिर आपसे फिरौती मांगी जाती है, पैसे की बात यहां पर होती है। जैसे जब किसी को किडनैप किया जाता है तो उसके वापस करने के लिए फिरौती मांगी जाती है, उस फिरौती को रैंसम कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में यह रैंसमवेयर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला है और कौन से हैं जिनको नहीं सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? ऐसे सवाल आपने देखे हैं, कई बार पेपर में आए हैं कि कौन से प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे, कौन से प्रधानमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री भी रहे। इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब सवाल यह है कि किस प्रधानमंत्री को इनमें से भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, अब तक भारत में किन किन प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है? जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको मिला हुआ है, 1955 में मिला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, इनको 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी को मिला हुआ है, 1971 में मिला। राजीव गांधी को मिला हुआ है, 1991 में मिला। यहां तक शुरुआत के 4 आपको पता होने चाहिए। इनके बाद 4 और प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। उनमें एक का नाम है जो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई को भी 1991 में राजीव गांधी के साथ भारत रत्न मिला था। उनके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। 2024 में 2 प्रधानमंत्रियों को दिया गया, उनकी घोषणा हुई, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को मिला हुआ है, चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ है, एचडी देवगौड़ा को नहीं मिला है। एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन्हें अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। 8 प्रधानमंत्रियों को किया है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, 5 ये हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रहे थे? तो ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी संख्या 6 है। उसमें मोरारजी देसाई आते हैं, मुंबई के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह आते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। वीपी सिंह आते हैं, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एचडी देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। यह आपसे इस प्रकार के सवाल बन जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वाक स्वतंत्रता इससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 19। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
हमने संविधान वाली सीरीज में मौलिक अधिकारों को विस्तार से जाना था। उसमें हमने देखा कि 14 से लेकर 18 तक के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें कहा गया है समता का अधिकार। 19 से लेकर के 22 तक के जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में आएगा। उन्हीं में जो पहला वाला मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19, यह आपके वाक स्वतंत्रता से यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसी आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं, जिसमें पहला वाला है आपका 19 का पहला खंड, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पर्टिकुलर ये वाला जो अधिकार है वो 19A में आता है। ठीक है, इसी 19A में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ठीक है, 19B में शांतिपूर्ण एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। D के अंदर देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। E में देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है और G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, F नहीं है क्योंकि F में पहले संपत्ति का अधिकार था जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD, जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है आपका IBRD। यह क्या है? यह बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जो क्या काम करती है? जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था उस दौरान एक संस्था बनाई गई 1944 में IBRD के नाम से। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध से जो नुकसान हुआ है देशों को, उनके पुनर्निर्माण में ये योगदान करे और देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है IBRD का, यह वॉशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, IBRD और एक और संस्था है IDA, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों मिलकर ही हमारे वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती हैं। IDA क्या करता है? पेपर में पूछा गया था, उत्तराखंड में ही पूछा गया था। IDA गरीब देशों को ब्याज मुक्त लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ब्याज मुक्त लोन देता है या फिर कम ब्याज पर वो लोन देता है। इसीलिए IDA को उदार बैंक की खिड़की या उदार ऋण की खिड़की भी कहा जाता है। तो ये दोनों की दोनों संस्थाएं किसका हिस्सा हैं, किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का। तो IBRD का आपने ये ध्यान रखना है और IDA को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? देखिए, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है आपका, यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपसे हाल ही में पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में यह सवाल आपसे पूछा था। जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसे 1993 में मणिपुर की कैपिटल इंफाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मानवाधिकार में दोनों शामिल है। तो मानवाधिकार में क्या क्या शामिल होता है, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों होता है। ठीक है, यानी व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी होते हैं और उन व्यक्तियों के कुछ दायित्व भी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य और केंद्र में शक्ति वितरण संबंधित सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं जिसमें अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। इन सूचियों के नाम है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है यानी संसद कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर विधानमंडल यानी राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती की सूची जो है, इसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन पहले अगर दोनों कानून एक साथ बना लेते हैं तो प्राथमिकता केंद्र के कानून को मिलेगी। जो ये दो सूचियां हैं, यह हमने कनाडा के संविधान से ली है और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये तीनों सूचियां किस अनुसूची का पार्ट है? 7वीं अनुसूची का पार्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इन अनुसूचियों में, ये जो सूचियां हैं तीनों, इनमें कितने कितने विषय थे जब संविधान बना और अब कितने विषय हैं, ये सवाल भी आता है। जो संघ सूची है, इसके अंदर जब संविधान बना तब 97 विषय थे, आज इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, यानी ये पहले है और ये आज है। इसी प्रकार राज्य सूची की बात करें, जब संविधान बना तब 66 इसमें विषय थे, आज इसमें 61 विषय हैं।
और समवर्ती सूची की बात करें, जब संविधान बना तब इसमें 47 विषय थे, आज इसमें 52 विषय हैं। तो ये संविधान लागू होने के समय का डेटा है और ये आज का डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए इनमें से एक न्यूनतम योग्यता क्या है? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप 100% इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती करेंगे। देखिए, सवाल पूछा है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जज बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम योग्यता इनमें से क्या होगी? हमने जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था उसमें देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन नॉर्मल सी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी उसके अंदर 3 सब पार्ट्स थे, यानी 3 बातें थी, उनमें से कोई एक बात अगर वो फॉलो करता है, अगर वो उस पर क्वालिफाइड है तो वो जज बन जाएगा। उन 3 बातों में पहली बात थी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो जज के पद पर रहे। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी कि हाई कोर्ट या अलग अलग कोर्ट्स में मिलाकर 10 साल तक वो अधिवक्ता रहे। और तीसरी कंडीशन थी कि राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेता हो यानी विद्वान हो विधि का। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि कहा है 5 वर्ष के लिए किसी भी न्यायालय में वो जज रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा। गलत है, किसी भी न्यायालय में नहीं, केवल हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल तक जज है तो बनेगा। किसी भी न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में 10 साल तक अगर वो अधिवक्ता रहता है या वो जज भी रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा। तो न्यूनतम योग्यता यहां पर क्या होगी? वो ऑप्शन बी होगी, क्योंकि 10 साल की जो कंडीशन है वो कंपलसरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट में ही पूरी करनी है। आप अलग अलग कोर्ट्स में कर सकते हो, न्यायिक पद पर आपको होना चाहिए, आप चाहे वकील हो चाहे आप जज हो। ठीक है, जज वाली जो 5 साल की कंडीशन है वो हाई कोर्ट के लिए लागू होती है कि हाई कोर्ट में आप होने चाहिए 5 साल तक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यानी 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अगर वो न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा देश है जो अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है? सही आंसर है आइसलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आइसलैंड के अंदर लगभग सभी घरों में भूतापीय ऊर्जा की व्यवस्था करी गई है, वहां पर इस प्रकार की जो थर्मल एनर्जी है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका महाद्वीप जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन देशों की संख्या के मामले में ये नंबर 1 पे आता है, यानी सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। कितने हैं यहां पर? 54 देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन एशिया में केवल 48 देश आते हैं। यूरोप के अंदर 44 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। क्रम लगाने को आ सकता है, तो ये अफ्रीका का है, ये एशिया का है, ये यूरोप का है, यूरोप नंबर 3 पर है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम कहां है? दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, WPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, WPI अर्थव्यवस्था के संदर्भ में WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, मुद्रास्फीति को जब मापा जाता है, मुद्रास्फीति 2 तरीकों से या 2 आधारों पर मापी जाती है। एक होता है WPI और एक होता है आपका CPI। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, भारत में पहले WPI के आधार पर ही मुद्रास्फीति मापी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद RBI CPI के आधार पर मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा जो है आपका, ये कहां पर है? आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन आता है एलोरा की गुफाएं कहां हैं? तो एलोरा जो स्थान है आपका वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक ये पड़ता है। ठीक है, एलोरा के अंदर एक फेमस कैलाश मंदिर है। आपने कमेंट करके बताना है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजा ने और किस वंश के राजा ने बनाया था। वंश का नाम बताइए या राजा का नाम बताइए। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का वॉइसरॉय था इसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो।
ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। लेन लिदगो की बात करते हैं तो ये 1936 से लेकर 1944 तक भारत का वाइसरॉय रहा था। इसके काल में कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, वो इसी के काल में हुए, इसको ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी 1939 में, वो इसी के काल में बनी। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में, इसी के काल में आया था। पहली बार जब पाकिस्तान की मांग करी गई थी लाहौर अधिवेशन में 1940 में, वो भी इसी के काल में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के काल में शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी के काल में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट जो होते हैं, यह आपकी एक अमूर्त संपत्ति होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अमूर्त संपत्ति है यानी कि एक निराकार संपत्ति है, आपकी बौद्धिक संपदा है। ठीक है, जो ट्रेडमार्क होता है, अगर आप किसी वस्तु पर अपना ट्रेडमार्क करवाते हैं, उसका रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने नाम पर, तो वह 10 साल के लिए होता है। कॉपीराइट करवाते हैं तो 60 साल तक उसकी अवधि होती है, और पेटेंट करवाते हैं तो पेटेंट की अवधि लगभग 20 साल तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो देशभक्तों का राजकुमार या देशभक्तों में राजकुमार किसको कहा गया है? यह कहा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने इनको यह उपाधि दी थी। ठीक है, अगला, ओमोंग बोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अमोंग मोंग जो पर्व है आपका, यह एक प्रकार का फसल उत्सव है। इसे मोंग मोंग त्योहार भी कहते हैं और अमोंग मोंग भी कहते हैं। यह किस राज्य का फेमस त्योहार है? नागालैंड का त्योहार है। ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति की अवस्था को निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है? तो देखिए, मुद्रास्फीति जब होती है, इन्फ्लेशन जब होता है, तो किस वर्ग को उसमें नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। मुद्रास्फीति होती क्या है, कई बार हमने देखी है, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में भी इसको विस्तार से जानेंगे। वह कंडीशन जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी रुपया की वैल्यू, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। मार्केट में करेंसी की मात्रा बढ़ती है लेकिन उसकी वैल्यू गिर जाती है। जो वैल्यू पहले 1 रुपए की थी, अब वो 10 रुपए की वैल्यू हो गई। कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो कंडीशन कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का जो प्रभाव पड़ता है अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है। किस किस को फायदा होता है? तो अलग अलग वर्ग हैं जिनको यहां पर क्लासिफाइड किया जाता है कि इस वर्ग के लोगों को फायदा होता है। देखिए, जिन लोगों की आय निश्चित होती है, फिक्स इनकम जिनकी होती है, उनको इसका नुकसान होता है। दूसरा, जो लोन देने वाला होता है उसको नुकसान होता है, और जो लोन लेने वाला होता है उसको इसका लाभ होता है। ठीक है, पहली जो कंडीशन थी कि निश्चित आय वर्ग वाले को नुकसान होगा। जिसकी इनकम फिक्स्ड है उसकी तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन मार्केट में चीजों की क्या है, दाम बढ़ गए तो उसको तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं इनको हानि होती है। जो उत्पादक होते हैं उनको लाभ होता है, क्योंकि वस्तुओं की चीजों के दाम तो बढ़ने वाले हैं, और उत्पादक हैं जैसे किसान हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा क्योंकि उन्हीं की चीजों के तो दाम बढ़ेंगे। जो व्यापारी वर्ग होता है इनकी आय निश्चित नहीं है, इनको भी फायदा होगा। जो ऋणी है यानी लोन लेने वाला है उसको फायदा होता है, देने वाले को नुकसान होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसे यहां पर नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था वो 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, उनकी ये जयंती है। अगला, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो कुछ दिन पहले भी हमने इस सवाल को देखा था। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? सीआरसी काम करती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है या एक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों पर काम करती है। ठीक है, जो ICCPR है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
तो राजनीतिक अधिकारों के लिए काम करती है। जो ICERD है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव, नस्लीय भेदभाव पर काम करती है, उसके विरुद्ध काम करती है। और CADAW की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, ये महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का विरोध करती है। तो 4 अलग अलग संस्थाएं हैं। ये पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ती है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ती है, ये बच्चों के लिए, और ये महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ लड़ती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर बताना है सही कौन सा है। इसे भी हमने कई बार कवर किया है। चोलों के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में हमने विस्तार से भी जाना है। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहते थे। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को यानी मंत्रियों को उड़नकट्टम कहा जाता था। ये वाला कथन भी आपका सही है। सवाल बनेगा, चोल काल में उड़नकट्टम क्या होते थे? उच्च अधिकारी अर्थात मंत्री। दोनों कथन यहां पे सही हैं। ठीक है। चोल काल का जो उनका विभाजन था उसे हमने देखा था कि जो चोल साम्राज्य होता था उसे प्रांतों में बांटा जाता था और प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। ठीक है। इन प्रांतों को कई सारे कमिश्नरी में बांटा जाता था, यानी इन मंडलों को कई सारी कमिश्नरी में बांटा जाता था और कमिश्नरियों को कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। यह चोल काल में कमिश्नरी होती थी। फिर इन कमिश्नरियों को जिलों में बांटा जाता था, इनको कहा जाता था नाडु। तो वलनाडु कमिश्नरी और नाडु जिला। और फिर इन जिलों को गांवों में बांटा जाता था जिन्हें कुर्रम कहते थे। ठीक है, इन्हें आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर कवर किया। इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने का प्रयास किया, कोशिश करी साथ साथ में स्टोरी के रूप में इनको कवर करें ताकि आपको इनको रटने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।